Dear students, I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will study about natural resources. Natural resources यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे जीवित रहने तथा प्रगति और विकास के लिए प्रकृति के आवश्यक साधन के स्रोत को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। That is, natural resources occur naturally within environments that exist relatively undisturbed by humanity in a natural form. Natural resource is often characterized by amounts of biodiversity and geodiversity existent in various ecosystems. So, नेचुरल रिसोर्सेज यानी ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं दे आर डिराइव फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी ये प्रकृति से डिराइव हुए हैं. सम ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल वाइल मोस्ट आर यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स. यानी ज़्यादातर तो जो है ये अपने सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, परंतु कई ऐसे हैं जिनकी जो आवश्यकता है वो अपनी कई प्रकार के कार्य को पूर्ण करने के लिए होती है. तो नेचुरल रिसोर्सेज में बी फर्दर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज. तो इसलिए ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनको जो है कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है. Natural resources are materials and components that can be found within the environment. Some natural resources such as sunlight and air can be found everywhere and are ubiquitous resources. यानी कि कुछ प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक जो शब्द है तो प्रकृति के अंतर्गत सनलाइट आती है, एयर आती है, जो कि हर जगह मौजूद है. और कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कुछ जगहों पर ही लोकलाइज्ड होते हैं. There are very few resources that are considered inexhaustible, यानी कि जो है अक्षय संसाधन के रूप में बहुत कम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के तरह माना गया है. जैसे कि सोलर रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी और एयर. The vast majority of resources are exhaustible. ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो जो है अक्षय नहीं हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे समय के साथ, विच मीन्स दे हैव अ फाइनाइट क्वांटिटी एंड कैन बी डिप्लीटेड इफ मैनेज्ड इम्प्रॉपरली. अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कौन कौन से प्रकार के जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं इनके कितने प्रकार हैं. तो इनको जो है वर्गीकृत किया गया है अलग अलग तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज में इन्हें वर्गीकृत किया गया है. तो बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है इत्यादि. एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा. अगले प्रकार का यदि वर्गीकरण हम देखें तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, कि कितनी तादाद में मौजूद है. तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिसके अंतर्गत कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल रॉक्स आते हैं. और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिससे हमने पहले भी पढ़ा था अक्षय संसाधन, उसके अंतर्गत सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी ये आते हैं. अगर रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी कि नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स और यूरेनियम. ये एक बार जो खर्च हो गए तो इन्हें ये रिन्यू नहीं हो सकते. ऑन द बेसिस ऑफ रिसाइक्लेबिलिटी, रिसाइकिल यानी चक्रणीय जो हैं उनके
यदि बेसिस पे देखा जाए तो रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज हैं ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मिनरल्स जो कि नेचुरल फॉर्म में उपस्थित हैं, और दूसरे हैं नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, यूरेनियम है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, अगर स्टेज किस तरीके से डेवलप हुए हैं तो पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, सेडेंट्री रॉक्स हैं, ये एक्चुअल रिसोर्सेज वुड है, पेट्रोलियम बीइंग यूज्ड, वो ये एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। रिज़र्व रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, जो कि जो है एक पार्ट है एक्चुअल रिसोर्स का, विच कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबली इन फ्यूचर। और फाइनली स्टॉक रिसोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन। यदि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स हैं, लैंड फॉर्म, डिफरेंट लैंड्स हैं वो। मल्टीनेशनल रिसोर्सेज जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, माइग्रेटरी एनिमल्स हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि एयर है, सोलर एनर्जी है। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक मुख्यतः जो है नेचुरल रिसोर्सेज को मटेरियल्स, जिसके अंदर एबायोटिक मटेरियल्स आते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, उसके अंतर्गत फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेटल ओर्स हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं। दूसरा जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत वाटर, लैंड और एयर, ये बायोटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, और ये एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, जिसको कि हमने पहले देखा। बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे आते हैं, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। और एबायोटिक रिसोर्सेज वो हैं जो कि लैंड है, फ्रेश वाटर है, एयर है, हेवी मेटल्स इंक्लूडिंग ओर जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब के सब एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। यदि हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो हमने पहले पढ़ा था, पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो इसका एग्जांपल है पेट्रोलियम। इट कैन एग्जिस्ट इन सेडेंट्री रॉक्स, पर जब तक कि इसे ड्रिल आउट करके और बाहर नहीं निकाला जाता, जब तक ये धरती के अंदर ही है, तब तक ये एक पोटेंशियल रिसोर्स की तरह उपस्थित होगा। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि are those that have been surveyed, their quantity and quality determined and are being used in present times। तो यदि इस ओर को निकाल लिया जाए और ये मालूम हो कि ये इस तादाद में इस जगह पर मौजूद है, तो वो एक्चुअल रिसोर्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में यहाँ उपस्थित, एक किसी जगह पर उपस्थित है। फिर है रिजर्व रिसोर्स, यानी part of an actual resource which can be developed profitably in the future is called reserve। यानी कि जिसको कि फ़िलहाल उसके अंदर से कोई भी क्वांटिटी निकाली नहीं जा रही है एक्चुअल रिसोर्स की, परंतु आगे भविष्य के लिए जो है उसे रखा जा रहा है। नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्स दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि पता है कि जो है ये उपस्थित है, परंतु इसे ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो है प्रॉफिटेबली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि प्रॉपर टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये चित्र फिर से आपको जो है देखने को, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, इसमें आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत जो है सनलाइट है, एयर है, विंड है, ये सब के सब आते हैं जो कि कंटिन्यूसली अवेलेबल हैं, और इनकी जो है जो क्वांटिटी है वो मानव के उपयोग से उसकी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। सनलाइट की क्वांटिटी पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, एयर की क्वांटिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, विंड जो है उसकी क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स हैं,
जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, तो इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो होने की वजह से, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जिनके बारे में, पेट्रोलियम ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि भाई पेट्रोलियम पदार्थों की जो है मात्रा अब सीमित रह गई है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होने में बहुत बहुत साल लगते हैं। और क्योंकि जितना इसका प्रोडक्शन नहीं है उससे ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, तो ये माना जा रहा है कि ये कुछ समय बाद जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और अपने उपयोग के लिए उस वक्त हमें हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए ये उपस्थित नहीं होंगे। तो इसलिए इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जो संसाधन हैं उनका जो है उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और कई जगह तो दोहन भी हो रहा है इनका, क्योंकि इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत अत्यधिक ज़रूरी हो गया है। सो कंजर्वेशन इज़ द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। यानी कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो है कंजर्वेशन। To conserve habitat in terrestrial ecoregions, stop deforestation। यानी कि जिस गति से जो है जंगल कटते चले जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन जो है होता चला जा रहा है, तो एक बहुत प्राथमिक चीज़ जो सबको समझने की ज़रूरत है कि ये जो फॉरेस्ट हैं वो कोई साल या 2 साल के अंदर नहीं उगते हैं। इनको उगने के लिए और पूरा डेवलप होने के लिए कई कई वर्ष लग जाते हैं। तो इनका इस तरीके से जो है अविवेकपूर्ण तरीके से इनका कटना बिल्कुल गलत है। तो डिफॉरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए। और उसी तरीके से टू प्रोटेक्ट सी लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू ओवर फिशिंग, ये भी जो है कंजर्वेशन का गोल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फिशिंग होना भी एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आगे चल के जो है ये सी लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कंज्यूमर कंजर्वेशन है वो 4 R's के ऊपर एक्सप्रेस किया गया है: रीथिंक, रिड्यूस, रीसाइकिल और रिपेयर। रीथिंक यानी पुनः विचार करना, रिड्यूस यानी कम करना, रीसाइकिल यानी फिर से जो है अगर कोई चीज़ को रीसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली करना चाहिए, और यदि किसी चीज़ को रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसे भी करना चाहिए। जैसे डिफॉरेस्टेशन अगर हो गया है तो पुनः जो है प्लांटेशन करना ज़रूरी है, एफॉरेस्टेशन ज़रूरी है। तो इन्हीं तरीके के ये जो 4 R's हैं, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तभी ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज संभव हैं। तो conservation biology is the scientific study of nature and status of Earth's biodiversity with the aim of protecting species, their habitats, ecosystems from excessive rates of extinction। के लुप्त होने की कगार पे जो हैं स्पीशीज़, उनको जो है बचाने के लिए कंजर्वेशन बायोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, जिसके अंदर की जो है नेचर और अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसकी स्टडी करना, और विद एन एम टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट एंड देयर इकोसिस्टम्स। तो इसी के अंतर्गत आता है हैबिटेट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS, ये जो है एक नेशनल लेवल इंटर एजेंसी सिस्टम है फॉर इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन द कंट्री। NNRMS
supports the optimal utilization of countries' natural resources by providing for a proper and systematic inventory of natural resources available using remote sensing data in conjunction with कन्वेंशनल डेटा एंड टेक्निक्स। यानी कि जो कन्वेंशनली मौजूद डेटा है उसको जो है रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ मिलाकर ये देखा जाता है कि कहाँ पे जो है इस तरीके का कंजर्वेशन प्रोसेस बहुत तीव्र गति से आवश्यक है। कौन कौन से जो है हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं उनको जो है आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये जो है रिमोट सेंसिंग जो है GIS द्वारा होती है, जो कि प्रिसाइसली पोजीशनिंग सिस्टम्स हैं। इसके अंदर कई डेटाबेसेस होते हैं और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिससे कि जो है एडवांस ग्राउंड बेस्ड सर्वे टेक्निक्स अपनाई जाती हैं और कंजर्वेशन का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो NNRMS was established in 1983 and is supported by Planning Commission, Government of India. इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS is the nodal agency for implementing NNRMS in the country, and the secretariat of NNRMS is housed in the ISRO headquarters at Bangalore. The planning committee of NNRMS is the apex body that provides guidelines for implementation of the NNRMS and also oversees the progress of remote sensing applications of natural resources management in the country. So, as a responsible citizen, एक जागरूक और समझदार नागरिक होने के नाते हमें सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, ये सब के सब जो है कंज़र्व करने की ज़रूरत है। इन्हें बहुत तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से पानी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल है तो जीवन है, तो इसलिए जल के साथ साथ सॉइल, उसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है और फॉरेस्ट हैं, इनको कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल।